अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पड़ाव आ गया है। व्हाट इफ के आपके पास डिविडेंड ग्रो हो रहे हों और ग्रोथ के रेट्स मल्टीपल हो। ठीक है जी। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि एक नई कंपनी स्टार्ट होती है, उसके प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी। उसको मार्केट में जो सेंटिमेंट्स मिल रहे होते हैं, प्री पब्लिक ऑफरिंग बहुत अच्छे अच्छे सेंटिमेंट्स मिल रहे होते हैं। लोग चाह रहे होते हैं कि भाई आए कंपनी आए। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड होता है कि सर जो शुरू का फेज होता है ना, इनिशियल फेज, ठीक है जी, जो ग्रोथ फेज होता है, सर इस ग्रोथ फेज में कंपनी सब्सटेंशियल प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ना और डिविडेंड बढ़ना दोनों लिंक्ड है। सो जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ये इनिशियल ग्रोथ फेज रिलैक्स होगा, कंपैटर्स मार्केट में घुसेंगे, ये सुपर नॉर्मल टाइप का प्रॉफिट जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास एक सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड आएगा। इस सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड में जनरली हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो एक रीजनेबल रेट होता है और वो ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होता है। मिसाल के तौर पे इनिशियल फेज में हमारे पास, मैं अज्यूम करता हूँ कि डिविडेंड ग्रो होंगे 20% से, और इनिशियल ग्रोथ फेज 5-6 साल का होगा, मे बी 4 साल का हो। फिर उसके बाद ये होगा कि रीजनेबल ग्रोथ पीरियड आएगा, से कोई 4% वाला, 5% वाला, 8% वाला, इस तरह वाला जो सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है जी। तो बिजनेस ग्रो करेगा 7-8% से, 6% से, लेकिन इनिशियली नए कस्टमर्स आएंगे, मैसिव ग्रोथ होगी, और बाद में बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोडक्ट मेच्योर होता जाएगा, कंपेटिटर्स भी मार्केट में घुसते रहेंगे और कस्टमर्स भी कम होते जाएंगे, कस्टमर के बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, मैं इस तरह कह सकता हूँ। ठीक है जी। आए जरा जनाब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ऐसे केस में जहाँ मल्टीपल ग्रोथ फेजेज हों, ऐसे केस में सर हमने देखिए एक चीज़ पढ़ी है कि अगर डिविडेंड हमारे कांस्टेंट हो तो सर डिविडेंड से मार्केट वैल्यू निकालने का हमने बड़ा आसान सा फंक्शन पढ़ा था, डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। याद आ रहा है भैया? अच्छा, इसी तरह सर हमारे पास अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग भी हो सकते हैं। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग क्या मतलब? ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो सर? डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, ये डी नॉट है, इंटू या डिवाइडेड बाय के माइनस जी, सर आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ के ग्रोथ डिफरेंट हो, पैटर्न्स में आ रही, शुरू में ज्यादा फिर कम, सस्टेनेबल, तो फिर आप क्या करें? अब आप फेजेस में मार्केट वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? आओ जरा सर एक छोटा सा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है। ये कह रहा भैया, एबीसी लिमिटेड हैज ग्रोन अ लॉट बाय अडॉप्टिंग अ रिस्क सीकिंग अप्रोच एंड द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। कंपनी नई कंपनी बनाने जा रही है द फ्यूचर टेक के नाम से। ठीक है। टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राफिक लैपटॉप्स। ग्राफिक लैपटॉप्स हम बनाने जा रहे हैं, नया वेंचर है सर हमारा, नया मार्केट है, नया जो है वो मार्केट सेगमेंट हम उसको टैप करने जा रहे हैं। द कंपनी कंसिडर्स पोस्ट कोविड सिनेरियो इज वेरी कंजेनियल फॉर इन्वेस्टमेंट एज द होल वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स ऑनलाइन वर्किंग। अब सर चूंकि ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हो गई तो ये ग्राफिकल लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें जो है वो हर स्टूडेंट, टीचर के लिए, बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ यील्ड टू यील्ड अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज पर शेयर फॉर द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब ये भैया हमारा पहले साल का डिविडेंड होगा 20 रुपए। फिर इसके बाद वो कह रहा है भैया हमारे पास जो डिविडेंड की ग्रोथ है वो 25% पर एनम है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसका मतलब है नेक्स्ट 4 ईयर्स का मतलब है 1 साल, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 साल, नेक्स्ट 3 साल और नेक्स्ट 4 साल। इन 4 सालों में डिविडेंड 25% से ग्रो करेगा। तो 20 का 25% ग्रो कराऊं अगर, तो ये मेरे पास हो जाता है सर 25। ठीक है जी। 1.25 से आप मल्टीप्लाई करना इसको, मजीद आगे जाऊं तो सर 31.25, 25 मल्टीप्लाई बाय 1.25। फिर सर चौथे साल में सर 39.06, और फिफ्थ ईयर में सर मेरे पास 48.83 रुपीज डिविडेंड पर शेयर। इसके बाद क्या होगा? इस सस्टेनेबल, ये तो एक नॉर्मल ग्रोथ पीरियड निकल गया ना। इसके बाद वो कह रहा है भाई ग्रोथ रेट जो है ना वो 8% होगा इन्फिनिटी तक, 8% से ग्रो करेगा। तो 2 मिनट के लिए आप अज्यूम करो आप यहां पर कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो, छोड़ दो पीछे। ठीक है, तब तक हम इस वक्त यहां मौजूद हैं, ये जीरो, लेकिन इसके बावजूद आप 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि आप यहां कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो 5 साल के एंड पे खड़े होगे। तो 5 साल के एंड पे खड़े होकर अगर मैं देखूं तो मैंने जो अभी अभी डिविडेंड दिया होगा वो कितना होगा? सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड। ठीक है जी। मैं निकाल रहा हूं जनाब मार्केट वैल्यू इन, सबसे पहले सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड।
सर किस तरह आएगी? सर 48.83 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट जी 8% डिवाइडेड बाय 17.20%, ये मेरा के है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है सर, माइनस 8%। एक शेयर की मार्केट वैल्यू ईयर 5 पे, यानी वो सारे डिविडेंड्स जो फ्यूचर में आने हैं 48.3 के अलावा, फ्यूचर डिविडेंड्स इसके अलावा जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है सर? सर उन सब की प्रेजेंट वैल्यू बनती है 573.20। ऐसा? अब बताएं सर, ये मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू निकली है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 6 ऑनवर्ड्स, 6 और इसके बाद के सारे ईयर्स, अब मेरे पास ईयर 1 2 3 4 5 ये 5 सालों के डिविडेंड इस अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी, इस अमाउंट में, और ये वैल्यू है भी कितनी, एट ईयर 5। ऐसा? अब मैं काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया, मैं दोबारा से नंबर्स ड्राफ्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास डिविडेंड्स 20 25 31.25, फिर 39.06, फिर जी 48.83। सर इनके अलावा जो बाकी डिविडेंड्स आगे आएंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू में निकाल चुका हूं ईयर 3 पे 573.2। अब बताएं सर, मेरे पास जो टोटल कैश फ्लोज बचते हैं इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए, ये आ रहा है सर मेरे पास अराउंड 622.03। अब बताएं सर, मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं एट 17.2%। तो सर अगर मैं 20 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, ये मेरे पास आएगी 17.06। 25 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर, तो मेरे पास ये आती है 18.2। सर ये मेरे पास आती है 19.41। सर ये मेरे पास आती है 20.7, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है मेरे पास 281.3। इन सब को एडअप करूं तो शेयर की मार्केट वैल्यू आती है, मार्केट वैल्यू पर शेयर मेरे पास आती है 356.68 रुपीज़। ठीक है जी, याद रखिए सर, इसको हमने दो हिस्सों में करना है। पहला हिस्सा हमारा होगा हमेशा जो सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाल लें, बाकी इन सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके उसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन याद रखना, जो वैल्यू निकली होगी ईयर 5 पे निकली होगी, उसको आपको ईयर 0 पे लाना जरूरी है। तो इसके थ्रू हमने सारा ये काम कर दिया। देख लें सर इसको, एक और सवाल मैं इस पर कर लेता हूँ, इसको आप फिल वक्त कॉपी करें, ठीक है जी, और अपने जहन नशीन करें इसको सर। अच्छा जी, यहाँ एक और सवाल देखते हैं जनाब। ये कह रहे हैं कंसिडर स्टॉक विद डिविडेंड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए ग्रो करेगा 20% से, आफ्टर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर ईयर, ठीक है जी, और उसके बाद फिर 5% से ग्रो करेगा इनडेफिनेटली। इसका मतलब है शुरू का जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है वो 4 साल का है 20% से, ठीक है जी, और इसके बाद फिर 5% का जो है वो ग्रोथ रेट है जो कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल हमारा रहेगा। लास्ट डिविडेंड, यानी अभी जो पे हुआ है, पिछला डिविडेंड वॉज 1 रुपया, ठीक है, इसका मतलब है नई कंपनी नहीं है। इसका मतलब है भैया आगे आने वाले दिनों में ये जो 4 साल होंगे ना, ये ग्रोथ सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड होगा। इसके बाद यहां से सस्टेनेबल ग्रोथ आना शुरू होगी। डन। तो अभी जो आपने डिविडेंड पे किया वो 1 रुपया है, तो इसका मतलब है 20% से ग्रो करने का मतलब है अगले साल 1 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। ईयर 1 का डिविडेंड 20% ज्यादा होगा, फिर उसके बाद और 20% इंक्रीज करें तो 1.44, और 20% इंक्रीज करें तो 1.73, और 20% इंक्रीज करें तो 2.07। अब इसके आगे जो ना ये डिविडेंड 5% से ग्रो करेगा कंसिस्टेंटली। सर के ही मेरे पास 10% है, ठीक है जी, आए जरा सर इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो एक काम करें, यहां से आगे जो डिविडेंड है ना ईयर 5 ऑनवर्ड्स, तो सर ईयर 5 का जो डिविडेंड होगा वो होगा 2.07 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 5%। ऐसा? तो मुझे बताएं सर, मेरे पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ईयर 4 के डिविडेंड को 1.05 से इंक्रीज किया, 5 का डिविडेंड निकाला एंड ऑनवर्ड्स की प्रेजेंट वैल्यू ईयर 4 पे आएगी कितनी? 43.55। अब ये सारे फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, इसके अलावा बाकी के डिविडेंड्स ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सर इस शेयर से इतना डिविडेंड, इतना डिविडेंड, इतना डिविडेंड, और आने वाले दिनों में जितने डिविडेंड से उनकी प्रेजेंट वैल्यू 43.55 प्लस चौथे साल का डिविडेंड 2.07। अब बता, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ एट 10%, तो सर ये मेरे पास आ जाएगा 1.09
सर ये मेरे पास आ जाएगा 1.19, सर ये मेरे पास आ जाएगा 1.3 और सर ये मेरे पास आ जाएगा 31.16। सर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, हम कवर करने जा रहे हैं सर अब डेट फाइनेंस को। डेट फाइनेंस का मतलब सर कंपनी जब लोन लेती है, लोगों से पैसा लेती है, एक ऐसा पैसा जिसको अक्सर बेशतर कंपनी को वापस करना पड़ता है और एक कांस्टेंट रेट से उस पर सूद देना पड़ता है, ठीक है जी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो या ना हो। सर ऐसे डेट फाइनेंस के क्या डायनामिक्स हैं वैक के अंदर, बीएफडी के अंदर, आए ज़रा इसको देखते हैं जनाब। सर सबसे पहले तो मैं अज्यूम करूंगा कि कंपनी जितने भी डेट सिक्योरिटीज इशू करती है पैसे के लिए, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये कंपनी है, कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है सर, आवाम को, अवामुन्नास को सर कागज़ के टुकड़े पकड़ा दे, ठीक है जी, और बदले में उनसे क्या ले ले, ये कागज़ के टुकड़े पकड़ा है, मैं इसको कहता हूँ सर डेट सिक्योरिटी पकड़ा दी, ठीक है, और बदले में इनसे क्या ले लिए, बदले में इनसे ले लिए पैसे, ठीक है जी, कैश ले लिया। अब इस कैश के ऊपर कंपनी एक फिक्स्ड रिटर्न पे करेगी। क्या पे करेगी? एक फिक्स्ड रिटर्न पे करेगी इन लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, कंपनी की लिक्विडिटी इंटैक्ट है या नहीं है, कुछ भी हो, इन लोगों को आपने हर साल, हर क्वार्टर, हर 6 महीने पे, जैसे आपका अग्रीमेंट हो डेट होल्डर्स के साथ, आपको इनको इंटरेस्ट यानी कि सूद पे करना है, ठीक है जी। और सर अक्सर बेशतर डेट ऐसा होता है कि वो एक सर्टन पीरियड के बाद आपको यानी कंपनी को पैसा वापस भी करना पड़ता है। तो कंपनी के पास जो फाइनेंस मौजूद है ये कोई स्टिकी कैपिटल नहीं है। स्टिकी कैपिटल का मतलब कंपनी के पास मौजूद नहीं रहेगा ताहयात, ये कंपनी को थोड़े टाइम बाद या एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस करना पड़ सकता है, ठीक है, ये करना पड़ता है। कुछ डेट ऐसे होते हैं सर जो कभी वापस नहीं करना पड़े, लेकिन सर मॉडर्न टाइम्स में ऐसे डेट आपको नजर नहीं आएंगे जो इररिडीमेबल नेचर के हो, ठीक है जी। तो सर हम कवर करने जा रहे हैं डेट फाइनेंस को, इसकी उन डायनामिक्स को जो वैक में हमारे काम आएंगी। आइए जरा सर एक स्टेप आगे चलते हैं जनाब। मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी ने एक डेट इशू करना है, ठीक है। अब जो डेट इशू होगा ना, जो डिबेंचर होगा ना, मिसाल के तौर पर वो इस तरह का कागज है, इस कागज पे लिखा है कि जी इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। कितने? 100 रुपए। यानी इन केस ऑफ लिक्विडेशन इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो मार्केट में, इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर किसी के पास ये पड़ा हुआ है तो उसको 100 रुपया मिलेगा बस, ठीक है जी, ये उसका राइट है। डन। फेस वैल्यू से 100 रुपए। कंपनी ने बॉन्ड इशू किया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने 100 रुपए दे दी कंपनी को, ये बॉन्ड आ गया इन्वेस्टर के पास। इस बॉन्ड में एक चीज और लिखी थी कि इसका कूपन रेट से 10% है। इसका मतलब ये कि कंपनी हर साल 10% के हिसाब से इस 100 रुपए पे सूद पे करेगी, ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है। सर फिर इसी डेट में एक चीज और लिखी हुई थी कि इस डेट का टर्म है से 5 साल, यानी 5 साल बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगा, कंपनी को ये 100 रुपए वापस इन्वेस्टर को देना है, ठीक है जी। इसका मतलब अगर एक इन्वेस्टर इसको उठा के अपने पास रखे, अपने पास इसको रखे रहे, तो 5 सालों में ये इन्वेस्टर अपने इस 100 रुपए की डेट इन्वेस्टमेंट पे 10% के हिसाब से 10, 10, 10, 10 और 10 का सूद लेगा और एंड में 100 रुपए वापस ले लेगा। डन। अच्छा जी, इस इन्वेस्टर ने क्या किया कि जो हमारी कंपनी है ना, कंपनी एक्स मिसाल के तौर पे, इस जैसी और कंपनीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, या वहां देखना शुरू किया कि यार मैं काम करता हूं किसी और कंपनी से भी ये डेट पता कर लेता हूं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई ज्यादा रेट मिल जाए, कहीं कोई 11% मिल जाए, कोई 12% मिल जाए। तो इस बंदे ने किया ये कि कंपनी एक्स यानी जो हमारी कंपनी है, इस जैसी और कंपनीज को देखना शुरू किया। तो पता चला जी कि इस जैसी और कंपनीज भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10% का सूद देंगी अगर ये बंदा उनको पैसे दे। इसका मतलब यह है कि सर मार्केट रेट आज 10% है, ठीक है जी, और हमारी कंपनी भी 10% का ही सूद दे रही है। अच्छा, इस बंदे को जिसको मैं नाम दे देता हूं मिस्टर ए, सर ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जहां पर सूद का रेट 10% से ज्यादा होगा, लेकिन वो कंपनीज रिस्की बहुत होंगी, वहां पैसे डूबने का खर्चा होगा। कंपनी एक्स जैसी कंपनीज मार्केट में 10% का ही सूद दे रही है। इसका मतलब है कंपनी एक्स ने जब बॉन्ड इशू किया आज, यानी ये डिबेंचर आज इशू कर रही है, तो सर जो कूपन रेट सेट किया वही मार्केट में भी रेट है। यानी ये इन्वेस्टर इनडिफरेंट है कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करे या कहीं और चला जाए। डन। चलिए जी सर, इस बंदे ने ये बॉन्ड खरीद लिया। मैं अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। इस इन्वेस्टर ने अपने पास एक एंट्री पास की
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, या इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 100 रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। नाउ दिस गाय इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 10 रुपए का इंटरेस्ट थ्रू आउट 5 ईयर्स। ठीक है सर, ये बॉन्ड लेके बैठा रहा, पहले साल का एंड आ गया, इसको कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट कितने से? 100 का 10%, दैट इज 10 रुपए, और इसने क्या क्रेडिट कर दिया? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 10 रुपए से। डन। इस बंदे ने सर सूद खा लिया। अब इस बंदे ने दोबारा सर निकाला, मार्केट में देखा तो पता चला जी कि कंपनी एक्स जैसी बाकी कंपनीज अब 10% का सूद नहीं दे रही हैं, बल्कि अब अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो वो 9% का इंटरेस्ट दे रही है। कितने का? 9% का। मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर गया है, मार्केट इंटरेस्ट रेट 9% हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुल्क में मनी सप्लाई में चेंजेस आई होंगी, ठीक है जी, मुल्क के हालात चेंज हुए होंगे, तो सूद सर कभी सूद का रेट जो है वो इंक्रीज होता है मुल्क में, कभी डिक्रीज होता है, वो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से चल रहा होता है, और कंपनी इस पर अकॉर्डिंगली इसी चीज को फॉलो करती है। तो सर हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट गिरा। अच्छा, अब मिस्टर ए बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के पास जो बॉन्ड है ये इसको 10% का सूद देगा अगले 4 सालों में, और कोई नया इन्वेस्टर अगर आज बॉन्ड लेने जाए तो सर उसको 9% का सूद मिलेगा, इससे ज्यादा सूद नहीं मिलेगा। अब मिस्टर ए बहुत खुश है जी, बेहतरीन काम होगा जी, मुझे तो 10% का सूद मिलेगा भाई, बेहतरीन 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 बेहतरीन। इसी असना में मिस्टर ए के पास एक बंदा आता है, मिस्टर बी। मिस्टर बी ये कहते हैं कि जी मैं ये बॉन्ड खरीदना चाह रहा हूं। मिस्टर ए को कहता है 100 रुपए दो, 100 रुपए लो और ये बॉन्ड मुझे दे दो। मिस्टर ए कहता है यार मैं 100 रुपए पे अगर ये बॉन्ड बेचूं तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, ये 100 रुपए अगर इन्वेस्टर आज मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, या ऐसे मिस्टर ए ने भी ये बॉन्ड बेच दिया 100 में, और मिस्टर ए जाके बॉन्ड 100 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो याद रखिएगा मिस्टर ए को अब 10% का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मिस्टर ए को पागल थोड़ी है कि वो उठा के जी 10% वाले बॉन्ड को उठा के 100 रुपए बेच दें और फिर उसी 100 रुपए से जाके बेवकूफों की तरह 9% वाला बॉन्ड खरीद लें। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं ये 100 रुपए से ज्यादा पे बेचूंगा। इसका मतलब है पहली दफा हमारी इक्वेशन में, हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आया which is called the market value of bond. डे 1 पे मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, फेस वैल्यू भी 100 रुपए थी। सर मार्केट में हर जगह सूद का रेट 10% था। आज मेरा बॉन्ड 10% का सूद दे रहा है, मार्केट में 9% का सूद चल रहा है, तो मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट होगी ना। हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू? देखिए एक प्रिंसिपल है, याद रखिएगा, अल्लाह के वास्ते दिमाग में रखिएगा। आमतौर पे एक प्रिंसिपल होता है डेट मार्केट में, दैट इज इन्वेस्टर कांट बीट द मार्केट। डेट मार्केट के अंदर ये एक रूल है, इन्वेस्टर कैन नॉट बीट द मार्केट। जो बंदा ये बॉन्ड खरीदने आया है उसको 9% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। यानी अगर वो 10% वाला बॉन्ड ले भी ले तो 10% वाला बॉन्ड इतना महंगा मिलेगा उसको कि उसकी इफेक्टिव रिटर्न सिर्फ 9% ही रह जाएगा। सर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? हमने एक चीज पढ़ी थी सर इक्विटी के अंदर के मार्केट वैल्यू का मतलब है जितने भी कैश फ्लोज इस पर्टिकुलर बॉन्ड से आने वाले हैं आइंदा आने वाले सालों में, सर उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से? मार्केट रेट से। आए जरा सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाते हैं जनाब। सर मिस्टर बी इस बॉन्ड को लेके बैठा और देखा कि इस बॉन्ड के जो कैश फ्लोज होंगे ना अगले 4 सालों में, 10 रुपए का सूद, 10 रुपए का सूद, 10 रुपए का सूद, 10 रुपए का सूद, साथ में 100 रुपए का प्रिंसिपल। मिस्टर बी ने इस बॉन्ड की डिस्काउंटिंग की किस रेट से? 9% से। सर जब 9% से डिस्काउंटिंग की ना तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकली 9% से, यानी 10 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज़ टू पावर 1, ये निकली सर कोई 9.17, सर ये निकली कोई 8.42, सर ये निकली कोई 7.72, सर ये निकली दोनों को मिला के 110 को मिला के ये निकली 77.93, और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बन गई 103.24। हाँ भाई, अब मिस्टर ए कहेगा भाई मैं ये बॉन्ड 103.24 में बेचूंगा ताकि अगर मैं बॉन्ड जाके 100 रुपए में आज खरीदूं और मुझे 9% का रिटर्न मिले, ये मिस्टर ए सोच रहा है, तो एटलीस्ट मैं ये कह सकूं कि मैंने पिछले बॉन्ड पे 3 रुपए 24 पैसे का रिटर्न कमाया। अब मिस्टर बी को जो बॉन्ड पड़ा है
वो पड़ा 103 रुपए का। मिस्टर बी जब ये बॉन्ड खरीद रहे उस वक्त मार्केट का रेट क्या चल रहा है? 9%। याद रखिएगा, मिस्टर बी उल्टा लटक जाए, मर जाए, खप जाए, कब्र में घुस जाए, आसमान में चढ़ जाए, 9% ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता। मिस्टर बी को बॉन्ड कितने का पड़ा है? मिस्टर बी को बॉन्ड पड़ा है 103.24 का। अब बताएं, मिस्टर बी ने अपने पास एंट्री पास की होगी इन द बुक्स ऑफ बी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 103.24 और कैश क्रेडिट 103.24। मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टर कैन नॉट बीट द मार्केट, यू कैन नॉट अर्न मोर रिटर्न देन द करंट प्रिवेलिंग रेट इन डेट मार्केट। ठीक है जी। अब बताएं सर, मिस्टर बी ने जब इन्वेस्टमेंट की है तो उस वक्त रेट क्या चल रहा है? 9% का रेट चल रहा है। मिस्टर बी अब क्या करेंगे? आओ देखो जरा, मिस्टर बी ने 9% का रेट कमाया कैसे। मिस्टर बी एक टेबल बना रहे हैं। ईयर 1 ओपनिंग 103.24 ऐसा खरीदाई है। मिस्टर बी ये सोचता जी कि मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट इनकम 9% है। तो बताओ, इस 103 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मिस्टर ए ने पहले साल कितने का सूद कमाया होगा सर? 9% पे। सर दिस वुड बी 9.29। अच्छा, मिस्टर बी को कैश कितने का रिसीव हुआ होगा पहले साल के एंड पे? क्योंकि बॉन्ड तो सर हमने, अब कंपनी से कैश आना है, सर 10 रुपए का कैश आया होगा। सर तो मुझे एक बात बताएं, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया होगा मिस्टर बी के लिए इस बॉन्ड का? 102.53 ऐसा? सर ईयर 2 102.53। मिस्टर बी विल स्टिल अर्न 9%, 9.23। सर 10 रुपए का सूद, सर 101.76। सर थर्ड ईयर सर 101.76। मिस्टर बी ये बॉन्ड लेके बैठे हुए 9.16। सर 10 रुपए का सूद, सर 100.92। सर फिर लास्ट सर चौथा 100.92। सर 9.08। सर 10 रुपए का सूद, और सर ये बॉन्ड आ गया 100 रुपए पर। अब बताओ 100 रुपए उसको एंड में मिल जाएंगे। मिस्टर बी ने इफेक्टिवली सिर्फ 9% का रिटर्न कमाया। इसका मतलब है आप जिस वक्त भी मार्केट में घुसते हो, आप बॉन्ड्स खरीदोगे, अगर वो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट मार्केट में से 9% चल रहा है और उस बॉन्ड पे रेट लिखा हुआ है 10%, तो आपको बॉन्ड महंगा मिलेगा, ऐसे महंगा मिलेगा कि आपका इफेक्टिव रेट सिर्फ 9% ही रहे। ठीक है जी। सर इसको कॉपी करें, एक मिनट। अच्छा जनाब यारी, अब एक स्टेप आगे जाते हैं हम जनाब। अब हमारे सामने ना कुछ की टर्म्स आ चुकी हैं, ऊपर वाली एग्जांपल के बाद कुछ की टर्म्स हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है जी। और वो की टर्म्स हैं क्या, वो जरा देख लीजिएगा सर। एक हमारे पास आ चुका है सर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो लिक्विडेशन पे कंपनी आपको पे करेगी। ठीक है जी। एक तो इसकी सिग्निफिकेंस ही है, मिसाल के तौर पर 100 रुपए। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कंपनी जो सूद पे करेगी ना, जो कूपन रेट कंपनी पे करेगी, वो कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अप्लाई होगा फेस वैल्यू को। ठीक है। इससे कंपनी आपको सूद पे करेगी सालाना बुनियादों पर। ठीक है जी। तो कूपन रेट वो रेट है जिससे कंपनी ने जनरली आपको सूद पे करना है एज ए इन्वेस्टर को, और कूपन रेट अप्लाई होता है फेस वैल्यू के ऊपर। सर तीसरी चीज मार्केट रेट। क्या मार्केट रेट एक अलग रेट है कूपन रेट से? इनिशियली शायद एक हो, इनिशियली मोस्ट प्रॉब्ली एक ही होते हैं दोनों रेट्स, लेकिन जैसे तो वक्त गुजरता जाता है कूपन रेट तो अपनी जगह कांस्टेंट रहता है। मार्केट रेट जो है वो चेंज होता जाता है, मुल्क में मनी सप्लाई, मुल्क के हालात, इन्फ्लेशन रेट, ये सारे मामला देखते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखते हुए इंटरेस्ट रेट सेट होता है। ठीक है जी। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट नहीं होता। अब याद रखिए दोस्त, फेस वैल्यू को जब कूपन रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, और इन कैश फ्लोज को अगर आप कनेक्ट करोगे मार्केट रेट से, यानी डिस्काउंट करोगे मार्केट रेट से, तो आपको इसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि जो कैश फ्लोज हैं जो आपको बॉन्ड से मिलने हैं वो मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं सर। ठीक है जी। लेकिन मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो रेट है मार्केट रेट, सर वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो हर दफा चेंज हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये कि सर आपको जब भी किसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, विच विल नॉट बी अ कांस्टेंट फिगर, विच विल कंटिन्यूअसली चेंज एज मार्केट रेट चेंजेस, बिकॉज कैश फ्लोज तो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है जी। एक फिक्स रेट बॉन्ड में कैश फ्लोज जनरली चेंज नहीं होते। तो हमारे सामने सर 4-5 चीजें आ गई। एक तो फेस वैल्यू जिसपे जो है वो कंपनी ने सूद देना है, कूपन रेट उसी पे अप्लाई होगा। मार्केट रेट वो रेट है जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। अगर कंपनी आज लोन लेने जाए तो मार्केट रेट पे लोन मिलेगा, कूपन रेट पे नहीं मिलेगा। अगर आज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाए तो उसको मार्केट रेट मिलेगा, कूपन रेट नहीं मिलेगा। कूपन रेट और मार्केट रेट के डिफरेंस की वजह से
बॉन्ड जो है वो फेस वैल्यू से दूर होता जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। डन। अब इसका मतलब ये है कि सर अगर मुझे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो सिंपली मुझे क्या करना है, उसकी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, ऐसा। और अगर एग्जाम में सर उसने मुझे कैश फ्लोज और मार्केट वैल्यू दोनों दे दी तो फिर वो मुझसे कैलकुलेट करवाएगा मार्केट रेट, कि वो क्या रेट है जो इन दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, इन्हें वो क्या रेट है जिससे इन कैश फ्लोज की मार्केट वैल्यू ये बन रही है। तो इसका मतलब है सर एग्जाम में ये तीन इंफॉर्मेशन हैं जो आपके सामने आएंगी, ये हमेशा आएगी। अगर ये दिया हुआ तो एग्जामिनर ये मांग लेगा, और अगर ये देगा तो एग्जामिनर ये मांग लेगा, यानी या तो डेट की मार्केट वैल्यू मालूम मांगेगा या मार्केट वैल्यू देके डेट का मार्केट रेट मांग लेगा। ठीक है जी। अब आए जरा दोस्त एक छोटा सा काम करते हैं जनाब, मुझे बताओ जो भी इन्वेस्टर इस बॉन्ड को खरीदेगा, जो भी इन्वेस्टर किसी भी पॉइंट पे मार्केट में बॉन्ड खरीदता है वो कमाता क्या है? सर वो उस वक्त का मार्केट रेट कमाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कमाता। ठीक है जी। आए जरा सर एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब।